हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो RWA यानी रोजगार वित्त अंकित के द्वारा NTPC GK/GS की बुक जारी की गई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और इस वीडियो को हम लोग कवर कर रहे थे RRB NTPC RRB ग्रुप डी JEE ALP टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। और हम लोग जो है इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें जो है हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिए थे। 200 से इम्पोर्टेंट आगे के हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और NTPC की वैकेंसी भी आ चुकी है और ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द होने वाला है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 201 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई के तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहिब में किस वर्ष हुआ था? ये NTPC 2021 का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ से 203 नंबर। काकोरी कांड की घटना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, यानी यहाँ से हो जाएगा 10 मई। नेक्स्ट है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट के बने भवन। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है? तो सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है, यानी मृतकों का टीला। नेक्स्ट धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जहाँ से जो है धौलावीरा से क्या मिले हैं? तो जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जलाशय के प्रमाण। ठीक, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट सबसे पुराना वेद डैश है? तो सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। आपसे वेदों की संख्या पूछे तो वेद की संख्या जो है वो मुख्यतः 4 है। कौन कौन से हैं? तो चारों को हम लोग देखते हैं। पहला है ऋग्वेद, ये वाला ऋग्वेद। फिर दूसरा है सामवेद। ठीक है, एक सेकेंड, सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद और चौथा हो जाएगा यहाँ से अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो यहाँ से अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ये अथर्ववेद बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन जो है वो सामवेद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मुंडको उपनिषद से उद्धृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? तो ये 5 मूल तत्वों से बनी है। कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से वो 5 मूल तत्व हैं जिनसे होकर प्रत्येक वस्तु बनी है। ये RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश जनपद बन गए थे? तो 16 जनपद बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थंकर था? तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें जैन तीर्थंकर थे।
प्रथम जैन तीर्थंकर अगर पूछेगा, फर्स्ट जैन तीर्थंकर, तो ऋषभदेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनके 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अभी हमने बताया 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? तो ये साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछेगा तो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश, इसको बोलते हैं प्रथम प्रवचन यानी उपदेश, कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ में दिए थे। उसकी भाषा क्या थी? तो प्रथम उपदेश की भाषा जो थी वो पाली भाषा में दी गई थी। प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था? तो अभी हमने बताया था किस भाषा का? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन जो है वो जातक कथाओं में मिलता है। नेक्स्ट, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला में। चलिए अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता डैश धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। तो उनका पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा पुत्री जो थी वो शामिल थी। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय था जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो कलिंग यानी उड़ीसा पर विजय थी, ठीक है, जो कि कब हुई थी? तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो अभी हमने बताया था 261 ईसा पूर्व यानी BC में लड़ा गया था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है, 14 आदेश। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र जो है वो यहाँ पर राजनीति से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त उनका अन्य नाम था। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। मुद्रा राक्षस के अगर लेखक पूछेगा तो कौन थे? तो विशाख दत्त थे, ठीक है, विशाख दत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो बृहद्रथ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सम्राट था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था? तो कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था।
अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। ठीक है, चलिए ये ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। तो ये कौन आए? तो राजपूत जो थे वो प्रभुत्व में आए थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो कन्नौज पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला पूछेगा ह्वेनसंग कहाँ का यात्री था? तो चीन का। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये फाहियान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सातवीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम, एक सेकेंड वेट कीजिए, सॉरी, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कौन सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए? तो पल्लव। ठीक है, नेक्स्ट, डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? ये पांड्य ने। अगला प्रश्न है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन लिखा करते थे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये राजेंद्र चोल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा जो था वो गोपाल था। ठीक है, यानी संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट, तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण ग्रंथ का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये राजतरंगिणी लिखी गई थी। अगला प्रश्न है किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो अभी हमने बताया था मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट, किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो रघुवंशम के लेखक जो थे वो कालिदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार जो हैं वो भरत मुनि हैं। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो पाणिनि हो जाएंगे। नेक्स्ट, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, एलोह शिलालेख किस शासक में जुड़ा हुआ है? तो एलोह शिलालेख जो है वो किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अजंता की गुफा की चित्रकला भारत के डैश स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो यहाँ पर बौद्ध के स्वर्ण युग का प्रमाण है। नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर कोणार्क के मंदिर को, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश के शासकों ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक अगर पूछेगा तो दंती दुर्ग थे। ठीक है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो ये राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो अनंत वर्मन चोडगंग ने किया था। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर भारत के डैश राज्य की पश्चिमी तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर जो है वो दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि किससे संबंधित है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट कार्ला और या कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले जो है वो मानव ने चित्रकारी जो किया था वो यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं में ही किया था। नेक्स्ट महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। ये जो है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। तो ये राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। नेक्स्ट विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची स्तूप जो है वो यहाँ पर कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। पल्लव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा डैश ने करवाया था। तो ये जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ जो थी वो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो ये परमार वंश से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राजा हरिश्चंद्र जो था वो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में। नेक्स्ट है डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था। तो ये लगभग 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो ये असम राज्य में मौजूद था। चलिए अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से तराइन की दूसरी लड़ाई में, जो कि कब हुआ था। तो 1192 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 1192 में यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। नेक्स्ट गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया, ये इक्तादारी कहा गया।
अगला प्रश्न है यहाँ से, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ये गुलाम वंश था। नेक्स्ट, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। डैश फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। ये बाबर द्वारा मारा गया था। चलिए नेक्स्ट, डैश आगरा शहर का संस्थापक माने जाते हैं। तो आगरा शहर के संस्थापक जो है सिकंदर लोदी को माना जाता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत। नेक्स्ट, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।